हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और एकदम मजे में होंगे। क्लास 11th वन शॉट सीरीज में बच्चों आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं चैप्टर नंबर 1, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। जो आप सभी बच्चे जो अभी अभी क्लास 11th में आए हैं, जिनके लिए अकाउंट्स एक नया सब्जेक्ट है, तो उसी की एक इंट्रोडक्शन लेकर आया हूं। तो जिस भी बच्चे ने अभी तक क्लास 11th की अकाउंटिंग शुरू नहीं करी है, उस बच्चे के लिए परफेक्ट वीडियो होने वाली है। 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है क्या, और इसके अंदर हमें क्या क्या चीजों को पढ़ना है, और किस तरह से अकाउंट्स का जो ये वर्ल्ड है, अकाउंटेंसी की जो दुनिया है, इसमें आपका कदम कितना स्ट्रांग होगा, फर्स्ट स्टेप जो आप रखने वाले हैं। आओ शुरू करते हैं वन शॉट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग क्लास 11th। आज हमने करना क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा गोल क्या है बेटे। आज हमने ये समझना है कि अकाउंटिंग क्या होती है। ये जो हमारा सब्जेक्ट है ना, अकाउंटेंसी जो हमारा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हमें कहता क्या है, हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, ये समझना है इसके अंदर। तो इसके अंदर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको मैं, कुछ ऐसी टर्म समझाऊंगा जो बहुत बेसिक लेवल की है। यानी कि जब आपको ये सब्जेक्ट समझना है तो आपको ये बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए। एक एग्जांपल दे देता हूं आपको फटाफट से समझ आने के लिए, कि जैसे जब हमने इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना शुरू किया था नर्सरी, प्री नर्सरी वगैरह के अंदर, तो हमारे को सीधा वर्ड्स, सेंटेंसेस बनाने नहीं सिखाए गए थे। हमारे को क्या सिखाया गया था? अल्फाबेट्स ABC, और हमने बहुत देर तक, लगभग 1-1.5 साल तक हमने सिर्फ A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल ऐसे ही इसको समझा था, और यहीं से हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत हुई थी। वैसे ही अकाउंटेंसी भी एक सब्जेक्ट है, इसकी भी शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी पड़ेगी। तो कहां से शुरू करोगे? इसकी भी तो एक ABCD होगी। तो वही ABCD आज हमने समझनी है। वही छोटे छोटे जो टर्म्स हैं, छोटे छोटे जो शब्द हैं, उनके क्या मीनिंग है, वो आज आपको समझाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो सभी बच्चों ने स्टार्ट से लेकर एंड तक मेरे साथ बने रहना है, ताकि आपको ये बातें समझ आए। वाह जी वाह। चैप्टर का नाम बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहली बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में। सबसे फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट पहला कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है वो ये है कि एक कॉन्सेप्ट होता है अकाउंटेंसी के अंदर, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। चलो इसको शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बता देता हूं, एक छोटी सी बात। ऐसे ही थोड़ी हम पढ़ना शुरू कर देंगे। देखो, हम जो पढ़ रहे हैं वो अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट है। हालांकि ये चीज की ये इससे पहले एक वीडियो डल चुकी है इसी चैनल के ऊपर, आप देख सकते हो। पर फिर भी जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, उसी वीडियो का ही ये एक पार्ट है। यानी कि अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो ये देख लो, और वो देख रखी है तो ये उसी की कंटिन्यूएशन मान लो। ठीक है ना? ओके। अकाउंटेंसी है क्या? ये एक सब्जेक्ट है। ओके, जैसे इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ्स एक सब्जेक्ट है, कुछ ना कुछ तो आपको नॉलेज, स्किल प्रोवाइड करेगा। वैसे ही अकाउंटेंसी भी एक सब्जेक्ट है, ये आपको कुछ ना कुछ तो देकर जाने वाला है। ओके, हमें इस सब्जेक्ट का इस्तेमाल कहां करना है? हमें इस सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है जब भी हम किसी भी बिजनेस का हिसाब किताब रखेंगे। हिसाब किताब, तो हिसाब किताब रखने के लिए हमारे को कुछ ना कुछ तो स्किल होनी चाहिए, कोई ना कोई तो नॉलेज होनी चाहिए। हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी बिजनेस जो हमने शुरू किया है, उस बिजनेस में कितना मुनाफा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, क्या प्रॉफिट लॉस है, क्या हमारी इनकम है, कितने हमारे खर्चे हैं, है ना? हमने किससे कितने पैसे लेने हैं, किसको कितने पैसे देने हैं, कैसे पता चलेगा ये सब कुछ? कोई ना कोई तो तरीका होना चाहिए। तो वही तरीका, वही नॉलेज, वही सारा कुछ जो हमें समझाने वाला है ना, वो एक ही सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट। ओके, अब अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आप बेटे बनोगे क्या? सर हम बनेंगे अकाउंटेंट। हम क्या बनेंगे? अकाउंटेंट। ठीक है ना? जैसे साइंस पढ़ के आप इंजीनियर बन जाते हो, है ना? मैथ्स पढ़ के मैथमेटिशियन बन जाते हो, है ना? साइंस में मेडिकल स्टडीज पढ़ोगे तो आप डॉक्टर बन जाओगे। वैसे ही अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट पढ़ के बेटे आप बनोगे क्या? सर हम बनेंगे अकाउंटेंट। और अकाउंटेंट का काम क्या है? अकाउंटेंट का काम है किसी भी बिजनेस का हिसाब रखना। मतलब हमारे बिजनेस में क्या क्या हो रहा है उसका पूरा पूरा हिसाब रखना, उसको रिकॉर्ड करना। ठीक है, तो एक शब्द मिल गया आपको अकाउंटेंसी, जो कि एक सब्जेक्ट है। अकाउंटेंसी पढ़ के आप बनने वाले क्या हो? अकाउंटेंट।
आप इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनोगे, अकाउंटेंट बनोगे। ओके, अब अकाउंटेंट करेगा क्या? अकाउंटेंट करेगा बिजनेस का हिसाब किताब, और इसी हिसाब किताब को बोलते हैं अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, एक काम है, जो काम अकाउंटेंट करेगा, जिसके द्वारा वो बिजनेस का हिसाब किताब रखेगा। और ये सब कुछ उसको कौन समझाएगा, कौन सिखाएगा? अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट सिखाएगा। क्या बात है सर। अब यहां से तुम्हारे को बैकग्राउंड मिलता है कि हमने तो बिजनेस का हिसाब रखना है, हमने तो बिजनेस का मुनाफा निकालना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज कितना प्रॉफिट कमा रही है, टाटा मोटर्स ने कितना गाड़ियां बेच दी, कितना प्रॉफिट है, कितने एम्प्लॉयज का खर्चा देना पड़ता है, कितना उसका इनकम है, कितने उसके खर्चे हैं, है ना, ऐसे। ठीक है, तो यहां से शुरुआत होती है हमारी एक कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो हमारे को यह बताता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग व्यक्ति विशेष हैं। क्या बोलता है ये कहता है एक होता है बिजनेस, एक होता है बिजनेस, ओके, और एक होता है उसको शुरू करने वाला बिजनेसमैन। ये अलग है, ये अलग है। बिजनेसमैन ने बिजनेस की शुरुआत की है, तो कैसे की है? बिजनेसमैन कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं। कुछ पैसा बिजनेसमैन अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, जिससे बिजनेस की शुरुआत होती है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि बिजनेसमैन एक अलग व्यक्ति है अकाउंटेंट की नजर में, यानी कि तुम जो अकाउंटेंट हो, तुम्हारी नजरों में बिजनेसमैन अलग है, जिसने बिजनेस की शुरुआत की है, और उसका बिजनेस व्यापार धंधा अलग है। मतलब समझाने के लिए, फिजिक्स वाला एक बिजनेस है ना, बिजनेस, फिजिक्स वाला एक बिजनेस है, लेकिन फिजिक्स वाला को शुरू करने वाला अलक पांडे सर या और भी उनके साथी, वो लोग क्या हैं? बिजनेसमैन। उन्होंने बिजनेस की स्थापना की है, उन्होंने बिजनेस को शुरू किया है। तो फिजिक्स वाला और अलक पांडे सर सेम नहीं है, वो अलग अलग हैं, अलग अलग। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो रिलायंस समूह है, रिलायंस ग्रुप है, बिजनेस, वो एक अलग है, अलग। और मुकेश अंबानी साहब अलग हैं। समझे मेरी बात को? तो बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है। क्लियर हो गया? हम जो अकाउंटिंग करेंगे, अकाउंटिंग क्या? हिसाब किताब रखेंगे। हम किसका हिसाब किताब रखेंगे? किसका? क्या हमारे को बिजनेसमैन का हिसाब करना है? नहीं, हमें तो बिजनेस का हिसाब करना है ना। हमें तो यह जानना है कि बिजनेस की क्या इनकम है, हमें तो यह जानना है ना कि बिजनेस की क्या इनकम है, बिजनेस के क्या एक्सपेंसेस हैं, बिजनेस का कितना प्रॉफिट हुआ है, बिजनेस को कितना लॉस हुआ है। हमें तो भाई बिजनेस से मतलब है। हमें क्या मतलब अलक पांडे सर क्या करते हैं अपने घर में, भाई वो जो मर्जी करें। हमें तो फिजिक्स वाला से मतलब है ना, फिजिक्स वाला से। हमें क्या मतलब है अंबानी साहब अपने घर में क्या करते हैं, अपने बेटे के शादी में कितने पैसे खर्चते हैं, उनके पास कौन सी गाड़ियां हैं, उनके पास कौन सा बंगला है, उनके पास कितने पैसे हैं। हमें क्या करना? हमें तो ये पता करना है ना कि जो बिजनेस है रिलायंस, वो कितनी इनकम जनरेट कर रहा है अलग अलग काम करने से, उसमें कितने कितने खर्चे हो रहे हैं, उसका क्या प्रॉफिट है, उसका क्या लॉस है, वो कितना इनकम टैक्स भरता है, क्या रिलायंस बढ़ रहा है, बिजनेस ग्रो कर रहा है, या रिलायंस बिजनेस घट रहा है, डूब रहा है, खराब हो रहा है। हमें तो भाई इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए ना। एज एन अकाउंटेंट तुम्हारी जो नजरें होनी चाहिए वो बिजनेसमैन के ऊपर नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी जो नजरें होनी चाहिए वो बिजनेस के ऊपर होनी चाहिए। अब यही बात तुम्हारे को कौन सा कॉन्सेप्ट समझाता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जो बिजनेस है और बिजनेसमैन है वो अलग अलग हैं,
इन दोनों को आप कंबाइन करके नहीं सोचना। चाय वाला बिजनेस अलग है, लेकिन चाय बिजनेस करने वाला जो बंदा है, चाय वाला, चाय का बिजनेस अलग, चाय वाला अलग, दुकान अलग, दुकानदार अलग, बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग। और सारी अकाउंटिंग जो हमने करनी है वो बिजनेस की करनी है, बिजनेसमैन की नहीं। बस इतनी सी बात आपको कौन सा कॉन्सेप्ट समझाता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये सारी बातें यहां पर लिखी हैं, आप पढ़ सकते हैं नोट्स में से। ठीक है जी। इसके बाद आता है अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बड़ी सिंपल सी बात कहता है कि जब भी एक अकाउंटेंट बिजनेस का हिसाब रखेगा ना, तो बिजनेस की किताबें बनाएगा। क्या बनाएगा? बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट। जब भी एक अकाउंटेंट बिजनेस का हिसाब किताब करेगा, लेखा जोखा मेंटेन करेगा, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगा। अब ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है ना, ये अनलिमिटेड पीरियड के लिए नहीं बनती है, ये लिमिटेड पीरियड के लिए बनती है। लिमिटेड, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से हमेशा समझाता हूं और आपको समझ भी आ जाता है क्योंकि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हो। आप क्लास 9th में गए, क्लास 9th में, कक्षा 9वीं में, तो आपने नई किताबें खरीदी। हाँ, नई नई किताबें लेके आएंगे, कवर चढ़ाएंगे और हर किताब के ऊपर एक नाम लिख देंगे। ये हिंदी की किताब है, ये इंग्लिश की किताब है, ये मैथमेटिक्स की किताब है, ये फिजिक्स की है, ये केमिस्ट्री की है, ये बायो की है। और बिल्कुल चकाचक नए तरीके से, नए पेज से, नए साफ सुथरे ढंग से आप वो पूरे साल किताब के अंदर काम करते हो। ऐसे ही जो अकाउंटेंट होता है वो भी किताबें खरीद के लेके आता है, कवर चढ़ाता है, उसके ऊपर नाम लिखता है और काम करना शुरू करता है। उन किताबों को हम क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसके अंदर लेखा जोखा मेंटेन होगा, उसके अंदर हिसाब किताब लिखा होगा। अब जैसे तुमने क्लास 9th में किताबें बनाई और क्लास 9th की जो किताबें हैं वो सिर्फ क्लास 9th तक ही चलाई ना। जब तुम 10th में चले गए तो तुमने वो पुरानी किताबें थोड़ी यूज करी, वो तो तुमने साइड पे रख दी। अब तुमने फिर से नई किताबें खरीदी, नए कवर चढ़ाए, नया नाम लिखा, फिर से नया काम शुरू कर दिया। फिर अगले साल 10वीं में 11वीं में गए, 11वीं में फिर नई नई किताबें खरीद के लेके आए, पुरानी किताबें थोड़ी यूज करी। तो 9th की किताबें 9th में खत्म, 10th की किताबें 10th में खत्म, 11th की किताबें 11th में खत्म। हर साल अलग अलग किताबों को बनाया है। ऐसे ही अकाउंटेंट भी करता है। अकाउंटेंट क्या करता है? एक साल 2024 की किताबें बनाएगा, यहां से साल को शुरू करेगा और यहां पर साल को खत्म कर देगा। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। जैसे तुम्हारी क्लास 9th, वैसे ही अकाउंटिंग पीरियड। क्लास 9 खत्म हो गई, अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो गया। अब तुम क्लास 10th में जाओगे, नई किताबें लोगे, तो ये भी बिजनेस भी नए साल में जाएगा 2025 में, तो नई किताबें फिर से शुरू करेगा और साल भर उन किताबों का इस्तेमाल करके साल के खत्म होने पर वो किताबों को बंद कर देगा। साल खत्म, किताबें बंद, नया साल शुरू, नई किताबें, फिर ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड 1, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड 2, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड 3 एंड सो ऑन। तो एक बिजनेस अपनी पूरी जिंदगी को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करता है। हर भाग को हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं और हर अकाउंटिंग पीरियड के लिए एक अलग सेट ऑफ बुक्स मेंटेन की जाती हैं। जब वो अकाउंटिंग पीरियड समाप्त हो जाएगा, अगले साल की जब शुरुआत होगी, तो फिर से नई किताबें बनेंगी, नए बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगे, नए रिकॉर्ड बनेंगे, फिर ऐसे ही आगे चलते चले जाओगे। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बस आप समझते चले जाओ, आपको अकाउंटिंग से प्यार हो जाएगा, मजा आ जाएगा आपको। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे, किताबें बनाएंगे, उसके अंदर हम रिकॉर्ड करेंगे
तो क्या रिकॉर्ड करेंगे? हम रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शंस को। अभी बात करेंगे ट्रांजैक्शन क्या होती है। हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को। जैसे कि केमिस्ट्री के अंदर आप केमिकल रिएक्शन को रिकॉर्ड करते हो ना, केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। और क्या कहते हैं उसको, मैथ्स के अंदर आप थ्योरम्स पढ़ते हो, ठीक है ना, मैथमेटिकल थ्योरम पढ़ते हो, फॉर्मूला पढ़ते हो। ऐसे ही अकाउंटेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो किताबें बनाता है ना, उसके अंदर क्या करता है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। अब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए वो कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट का तो इस्तेमाल करेगा। यूनिट ऑफ मेजरमेंट समझते हो? हाँ सर समझते हैं। जैसे कि अगर मुझे लेंथ को नापना है, लंबाई नापनी है, दूरी नापनी है, तो मैं कैसे नापूंगा? सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर एक्सेट्रा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अगर मुझे वजन नापना है, वजन, वेट, तो मैं कैसे नापूंगा? ग्राम्स, किलोग्राम्स, आउंसेस, ऐसे नापूंगा, है ना, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ऐसे ही अगर मुझे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड किस में करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगा? उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा पैसा, मनी। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है एक अकाउंटेंट जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा तो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए वो पैसों का इस्तेमाल करेगा। पैसों, तो हर ट्रांजैक्शन को हम पैसों में नापेंगे, पैसों में रिकॉर्ड करेंगे, मनी में। और ये डिपेंड करेगा आप कौन से देश के अकाउंटेंट हो। अगर आप इंडिया के अकाउंटेंट हो तो इंडिया का पैसा क्या है, इंडियन रुपीस, रुपया, उसमें रिकॉर्डिंग होगी। अगर आप यूएसए चले जाओ तो वहां पर जब ट्रांजैक्शन होगी तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेगा अकाउंटेंट? डॉलर्स के अंदर, डॉलर्स के अंदर। समझे मेरी बात को? आप ब्रिटेन चले जाओ तो आप पाउंड में रिकॉर्ड करोगे। इस तरह से हर अकाउंटेंट अपनी बुक्स के अंदर जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा तो वो पैसों में रिकॉर्ड करेगा, पैसों में, ठीक है। कितने रुपए का सामान बेचा, रिकॉर्ड करेगा कि मैंने 10,000 रुपए का सामान बेचा। कितने रुपए का सामान खरीदा, मैंने 3,000 रुपए का सामान खरीदा, रिकॉर्ड करेगा 3,000 से, पैसों में। तो इससे एक बात समझ आती है कि सर अगर कोई ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है तो हम केवल और केवल पैसों में उसको नापेंगे और पैसों में मेजर करने के बाद हम उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो मतलब यह हुआ कि अगर किसी ट्रांजैक्शन को हम पैसों में रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो क्या हम उसको रिकॉर्ड करेंगे ही नहीं? बिल्कुल सही। हर उस ट्रांजैक्शन को, हर उस घटना को, हर उस इवेंट को हम रिकॉर्ड करेंगे लेकिन पैसों की टर्म्स में। और अगर वो घटना, अगर वो ट्रांजैक्शन, अगर उस इवेंट को हम पैसों में नहीं नाप सकते, हम पैसों में नहीं एक्सप्रेस कर सकते, हम उसको पैसों में नहीं तोल सकते, तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुम्हारे को ये पेन 10 रुपए में बेच दिया, क्या मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा? मैंने पेन बेचा 10 रुपए में, हाँ इसको रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि इसकी एक वैल्यू है 10 रुपए। मैं इसको नाप सकता हूं पैसों में, पैसों में। मैंने तुम्हारे को ये घड़ी बेच दी 2,000 रुपए में, तो क्या मैं इस घड़ी की सेल को रिकॉर्ड करूंगा? हाँ, क्योंकि इसकी कीमत कितनी है? 2,000 रुपए। समझे मेरी बात को? लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि मैंने एक एम्प्लॉय अपने पास रखा काम करने के लिए और वो एम्प्लॉय बड़ा वफादार है, वो एम्प्लॉय बड़ा ईमानदार है, वो एम्प्लॉय बड़ा इंटेलिजेंट है, तो क्या मैं उस एम्प्लॉय की वफादारी को, उसकी इंटेलिजेंस को, उसकी ईमानदारी को रिकॉर्ड कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि मैं किसी भी व्यक्ति की ईमानदारी को पैसों में नहीं तोल सकता ना कि वो कितना ईमानदार है। आओ पैसों में नापते हैं इसकी ईमानदारी। ये कितना वफादार है, आओ इसकी वफादारी पैसों में नापते हैं। ये कितना इंटेलिजेंट है, आओ इसकी इंटेलिजेंस को पैसों में नापते हैं। नहीं नाप सकते ना। तो जिन घटनाओं को, जिन ट्रांजैक्शंस को आप पैसों की टर्म्स में वैल्यू नहीं कर सकते, उनको रिकॉर्ड नहीं करोगे, उनको रिकॉर्ड नहीं करोगे। सिर्फ किसको रिकॉर्ड करोगे?
जिन भी चीजों को, जिन भी ट्रांजैक्शन को पैसों की वैल्यू में नाप सकते हो, उसको एक वर्थ लगा सकते हो, उसकी एक कीमत बना सकते हो, उसी को रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज किसी और चीज को रिकॉर्ड नहीं करोगे। ओके हो गया। नेक्स्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट हमारे को समझना है इस लेवल पर। देखो और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन है, कंजर्वेटिज्म है, बहुत सारे और भी हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। अकाउंटिंग की दुनिया में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। कॉन्सेप्ट मतलब नियम है, नियम। लेकिन मैं सारे नहीं करा सकता अभी। क्यों नहीं करा सकता? क्योंकि अभी सारे समझ नहीं आएंगे। अभी जितने आपको समझ आने चाहिए थे या जितनों से आपको ये जर्नी स्टार्ट होनी चाहिए, मैं उतने करा रहा हूं। बाकी धीरे 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 आप जैसे जैसे हमारे साथ बने रहोगे, वैसे वैसे वन शॉट्स आते रहेंगे, वैसे वैसे तुम्हारे को लेक्चर भी मिलते रहेंगे और वैसे ही आपको कॉन्सेप्ट समझ आते रहेंगे। बट टू स्टार्ट विद, इतने कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट थे, यहीं से हमारी अकाउंटिंग शुरू होनी थी, यहां से मैंने शुरुआत की है। उसी में एक आखिरी कॉन्सेप्ट आज जो मैंने आपको कराना है वो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर एक बिजनेसमैन बिजनेस को शुरू करता है, अगर एक बिजनेसमैन बिजनेस को शुरू करता है, तो वो इस नजरिए से बिजनेस को शुरू करता है कि मैंने जो बिजनेस स्टार्ट कर दिया, अब ये बिजनेस हमेशा 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 चलता रहेगा। वो कभी भी बिजनेस बंद करने के लिए शुरू नहीं करता। अ बिजनेस इज नेवर इंटेंडेड टू बी स्टार्टेड फॉर द पर्पस ऑफ क्लोजिंग इट डाउन। कभी भी मैं कोई बिजनेस की शुरुआत इसलिए नहीं करता कि कल बंद कर दूंगा, 4 दिन के बाद बंद कर दूंगा, 1 महीने बाद बंद कर दूंगा, 1 साल के बाद बंद कर दूंगा। जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस की शुरुआत करता है तो वो इस नजरिए से शुरुआत करता है, इस सोच से शुरुआत करता है कि मैंने जो बिजनेस शुरू कर दिया वो बिजनेस हमेशा ही चलता चला जाएगा, ये बिजनेस कभी भी बंद नहीं होगा, ऐसा वो सोचता है। मैंने वर्ड क्या बोला? ऐसा वो सोचता है, ऐसा उसका नजरिया है, ऐसा उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसी उसकी इंटेंशन है, ऐसी उसकी नियत है। तो अंबानी साहब ने जब बिजनेस शुरू किया था रिलायंस, तो उन्होंने ये थोड़ी सोचा था कि बस 1 साल करूंगा, पैसा जमा कर लूंगा, फिर बिजनेस जाए भाड़ में, मौज करेंगे, मस्ती करेंगे, ऐश करेंगे, जीवन जिएंगे, जिंदगी के हैं 4 दिन, है ना, जीने के हैं 4 दिन, बिजनेस गया भाड़ में। ऐसा थोड़ी। अगर ऐसा सोचा होता धीरू भाई अंबानी साहब ने, तो रिलायंस आज रिलायंस नहीं होता। समझे मेरी बात को? देश का सबसे बड़ा उद्योग नहीं होता। अगर टाटा समूह का जब शुरुआत हुई थी, तो जिसने शुरू किया था उसने ये सोचा होता कि मैं तो बस अपने बीवी बच्चों के लिए पैसे कमा लूं, 20-25 साल की जिंदगी और बची है वो जी लूं, बस फिर मैंने क्या करना बिजनेस चला के, जाए भाड़ में। अगर ऐसा सोचा होता तो आज 150-200 साल पुराना टाटा ग्रुप नहीं होता। जब भी कोई बिजनेस की शुरुआत होती है तो उसका जो बिजनेसमैन होता है वो यही सोचता है कि मैंने जो आज बिजनेस शुरू कर दिया ये चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, कभी भी इसको बंद नहीं करना है। इट विल गो ऑन फॉर एवर एंड एवर। ये सोच के कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस की शुरुआत करता है, बिजनेस को बंद करने का नजरिया कभी भी नहीं होता है। तो अकाउंटेंट भी जब ये अकाउंटिंग करेगा ना, तो ये हमेशा सोच के चलेगा कि बिजनेस कभी बंद नहीं करना है, बिजनेस कभी बंद नहीं करना है। इसीलिए जो हमारे बिजनेस के एसेट्स होते हैं, अभी खैर आपको शायद नहीं पता होगा पर चलो अभी पता चल जाएगा। इसीलिए जो हमारे बिजनेस में जो एसेट्स होते हैं ना, जैसे कि ये टीवी है जिसमें मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ये कैमरा है जिसमें रिकॉर्ड हो रहा है, एक कंप्यूटर लगा है जो रिले कर रहा है, एक एसी लगा है, एक इन्वर्टर लगा है, लाइट्स लगी है, पंखे लगे हैं, चेयर टेबल पड़े हैं, ये मेरे एसेट्स हैं। इनको इस्तेमाल करके मैं तुम्हारे तक किसी चीज को पहुंचा रहा हूं, धंधा कर रहा हूं, बिजनेस कर रहा हूं। अब अगर मैं ये सोचूं कि मैं तो कभी बिजनेस बंद ही नहीं करूंगा, तो जब बिजनेस मेरा चलता ही रहेगा तो क्या मुझे ये टीवी बेचना पड़ेगा? क्या मैं एसी बेच दूं? क्या मैं ये कैमरा बेच दूं, फेंक दूं इसको? क्या मैं टीवी पैनल सब बेच दूं, कंप्यूटर फेंक दूं? नहीं,
क्योंकि मेरा नजरिया क्या है, मेरी सोच क्या है, मैं क्या मान रहा हूं, मैं अपने दिमाग में ये मान रहा हूं कि मेरा बिजनेस तो चलता रहेगा, और क्योंकि मेरा बिजनेस चलता रहेगा तो फिर मैं ये जो एसेट्स खरीद के लेके आया हूं, जिनका इस्तेमाल करके तुम्हारे तक मैं शिक्षा पहुंचा रहा हूं, इन एसेट्स को मैं कभी भी बेचूंगा नहीं। तो देयरफॉर फिक्स्ड एसेट्स आर नॉट meant to be sold because a business will go on forever। अगर मैंने ये सोच लिया कि मैं कल बिजनेस बंद कर दूंगा, बस ये आखिरी क्लास है, कल से मैं क्लास नहीं लूंगा, मैंने जो पैसे कमाने थे कमा लिए, अगर मैंने जिस दिन ऐसा सोच लिया, जिस दिन मैंने ये सोच लिया कि मैं बिजनेस को बंद कर दूंगा, फिर मुझे इस टीवी की क्या जरूरत, बेच दो। फिर एसी की क्या जरूरत, फेंक दो। फिर कैमरा क्या करना, मेरे को निकाल दो। समझ रहे हो मेरी बात को? इसीलिए बिजनेसमैन जब ये सोचता है कि बिजनेस कभी भी नहीं बंद होगा, तो वो ये सब साजो सामान को बेचता नहीं है, इनको इस्तेमाल करके अपने पास रखता है। और जिस दिन ये सोच आ गई कि बिजनेस बंद कर दो, उस दिन वो ये सब कुछ बेच देगा। ये नजरिया है बिजनेसमैन का, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। क्लियर है? ओके, अभी इन कॉन्सेप्ट्स को ना समझ लो, बस इन कॉन्सेप्ट को समझ लो, दिमाग में फिट कर लो। इसका इस्तेमाल धीरे धीरे आपको मिलेगा, धीरे धीरे। जैसे एक बच्चे को हमने पढ़ाया, मैंने बच्चे को बोला, मैंने कहा ABCD पढ़ ले। उसने मुझसे ये सवाल थोड़ी किया कि सर A को A क्यों बोलते हैं, B क्यों नहीं बोलते, और B को B क्यों बोलते हैं, F क्यों नहीं बोलते। उसने ये सवाल तो नहीं किया ना मेरे से, क्योंकि उसको आगे की कहानी नहीं पता। आपको भी आगे की कहानी नहीं पता। अभी धीरे धीरे आपको आगे की कहानी पता चलनी शुरू होगी। अभी तो किरदार है, अभी तो एक एक करके मैंने किरदार डाले हैं पिक्चर के अंदर। धीरे धीरे पिक्चर की स्टोरी बढ़ेगी, आपको किरदार की कहानी में अहमियत समझ आएगी। तो धीरे धीरे आपको ये पता चलेगा कि ये कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ाए गए थे, आपको इनका इस्तेमाल क्या है। ये रटने के लिए नहीं है। टीचर स्कूल का आपको रटवा देता है, आपको लगता है बस इसको रटो, पेपर में लिखो, 100 में से 100 लो और बन गए अकाउंटेंट। ऐसे थोड़ी। आपको समझ आना चाहिए कि इन कॉन्सेप्ट्स की अहमियत क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका इस्तेमाल कहां होगा। धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे। अभी रुको तो सही। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात कर ली, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात कर ली है। अब बेसिक टर्म्स की बात करते हैं। बेसिक टर्म्स, ठीक है। अब बेसिक टर्म्स की बात करते हैं, एक एक करके धीरे धीरे छोटी छोटी टर्म्स के बारे में बात करेंगे, और फिर आपको अकाउंटिंग की भाषा समझ आनी शुरू हो जाएगी, आपको अकाउंटिंग में मजा आना शुरू हो जाएगा। तो अब बेसिक टर्म्स की बात करते हैं। कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं जिनका इस्तेमाल हम अकाउंटिंग की दुनिया में करते हैं। उसमें सबसे पहली टर्म आती है एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या होता है? जैसे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने, बिजनेस एंटिटी। तो बिजनेस एक एंटिटी है, बिजनेस एक व्यक्ति विशेष है, बिजनेस एक इंसान के रूप के जैसा है, इसको बोलते हैं एंटिटी। एंटिटी का मतलब होता है, एंटिटी का मतलब होता है ऐसी चीज जिसकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, जो अपने आप में एक व्यक्ति के समान रूप का चीज है। जैसे कि अगर मैं ये बोलूं ये बिजनेसमैन है, और इस बिजनेसमैन ने ये बिजनेस शुरू कर दिया, ये बिजनेस है, ये बिजनेसमैन है, ठीक है ना। ये रिलायंस है, ये अंबानी साहब है। तो अब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ने हमें क्या बताया कि बिजनेसमैन अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। ये दोनों सेम तो नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है। बिजनेसमैन अलग है, बिजनेस अलग है। तो जैसे ये एक व्यक्ति है ना, इंसान है, वैसे ही इसको भी हम एक इंसान मानते हैं, इसको भी एक इंडिविजुअल मानते हैं, इसको भी एक एंटिटी मानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एंटिटी, व्यक्ति विशेष, इंसान के रूप जैसा। तो रिलायंस एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस वाला इंसान है, बस वो जीवित नहीं है, उसमें कोई प्राण नहीं है, है ना, वो आर्टिफिशियल है, बस इतनी सी बात है, वो आर्टिफिशियल है, ठीक है ना। है तो
एक एंटिटी है, तो एक इंडिविजुअल है, तो एक इंसान, लेकिन जीवित नहीं है, इसको बोलते हैं एंटिटी। तो बिजनेस को हम एंटिटी बोलते हैं, बिजनेस को हम एंटिटी बोलते हैं। जैसे कि रिलायंस एक एंटिटी है, टाटा मोटर एक एंटिटी है, सुपर बाजार एक एंटिटी है, एचडीएफसी बैंक एक एंटिटी है, पीएनबी बैंक एक एंटिटी है, फिजिक्स वाला एक एंटिटी है, एंटिटी। यूट्यूब एक एंटिटी है, गूगल एक एंटिटी है, माइक्रोसॉफ्ट एक एंटिटी है, एप्पल कंपनी एक एंटिटी है, टेस्ला एक एंटिटी है। समझ गए? एंटिटी मतलब बिजनेस जिसकी हमने अकाउंटिंग करनी है, जिसकी हमने अकाउंटिंग करनी है। क्लियर है सर? समझ आ गया? नेक्स्ट आते हैं ट्रांजैक्शन क्या होती है। बड़ा सिंपल सी बात है। मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको बोला था कि एक बिजनेस जब अकाउंटिंग करेगा, हिसाब किताब करेगा, तो वो बुक्स बनाएगा, जिसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं, किताबें। उन किताबों के अंदर वो क्या रिकॉर्ड करेगा? ट्रांजैक्शन को। ट्रांजैक्शन को किस में रिकॉर्ड करेगा? किताबों में, किताबों में। तो ट्रांजैक्शन क्या होती है? ट्रांजैक्शन जिसको रिकॉर्ड करना है, ट्रांजैक्शन क्या होती है? कहता है ट्रांजैक्शन एक ऐसा इकोनॉमिक इवेंट है जिसमें कुछ वैल्यू इन्वॉल्व होती है बिटवीन टू एंड मोर एंटिटीज। तो मान लो ये एक व्यक्ति है ए, ये एक व्यक्ति है बी, ये है सेलर, ये है बायर। सेलर ने सामान बेचा, सेलर ने सामान बेचा, किसको बेचा? बायर को। तो इसमें दो लोग हैं, दो एंटिटी हैं, एंटिटी, लोगों को एंटिटी बोल दो, व्यक्ति, व्यक्ति विशेष, एंटिटी। तो एक बंदे ने दूसरे बंदे को जब सामान बेचा और दूसरे बंदे ने पहले वाले बंदे को कैश दे दिया, तो ये एक ट्रांजैक्शन है। क्या है? ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन होता क्या है? ट्रांजैक्शन होता है दो लोगों के बीच में, दो एंटिटीज के बीच में किसी भी प्रकार का इकोनॉमिक लेन देन, किसी भी प्रकार का इकोनॉमिक लेन देन, ऐसा लेन देन जिसको हम पैसों में नाप सकते हैं, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से। एक दो एंटिटी, इनके बीच में एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक लेन देन, पैसों से जुड़ा हुआ लेन देन, उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। पैसों से जुड़ा हुआ लेन देन, उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। क्लियर है? आई बात समझ में? तो ए ने बी को 1000 रुपए का सामान बेचा और बी ने उसके बदले 1000 रुपए ए को दिए। तो ये एक ट्रांजैक्शन है जिसमें वैल्यू 1000 रुपए इन्वॉल्व है, जिसकी कोई वैल्यू है। ऐसी लेन देन को हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं और इस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। सही है? अब आते हैं एसेट्स के ऊपर। नेक्स्ट इज एसेट्स। तो एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज दैट कैन बी यूजफुली एक्सप्रेस्ड इन मॉनिटरी टर्म्स, जिसको पैसों में दर्शाया जा सकता है। दे आर एनीथिंग अंडर द कंट्रोल of an enterprise and it provides economic benefit to the enterprise। तीन बातें हैं इस डेफिनेशन के अंदर। एसेट क्या है? कहता है हर वो चीज जो रिसोर्स है उसको एसेट बोला जा सकता है अगर वो किसी भी बिजनेस के कंट्रोल में है एंड उस रिसोर्स का एक इकोनॉमिक बेनिफिट है जो उस बिजनेस को मिलेगा फ्यूचर में। तो हर चीज एसेट है अगर वो बिजनेस की है, बिजनेस से ओन्ड है, बिजनेस के कंट्रोल में है और उससे बिजनेस को फायदा होने वाला है, इकोनॉमिक फायदा होने वाला है फ्यूचर में। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक टीवी है, ये एक कैमरा है,
ये क्या एक रिसोर्स है? इकोनॉमिक्स में बोलते हैं ना रिसोर्सेज, माइक्रो इकोनॉमिक्स में तुमने पढ़ा रिसोर्सेज क्या होती हैं, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, वही रिसोर्स। हर वो चीज रिसोर्स, हर वो चीज जो हमारी है, बिजनेस की है, बिजनेस के कंट्रोल में है, बिजनेस के अधीन है, और जिससे बिजनेस को फायदा होने वाला है, इकोनॉमिक फायदा होने वाला है, उसको एसेट बोलते हैं। तो ये एक टीवी, कैमरा, ये मेरे लिए रिसोर्स है, इनकी एक कीमत है, वैल्यू। ये दोनों मेरे हैं, मेरे कंट्रोल में है, और इन दोनों को इस्तेमाल करके मुझे फायदा ही हो रहा है, क्योंकि इनको इस्तेमाल करूंगा तभी तुम्हें पढ़ाऊंगा तो तुमसे मुझे पैसे मिलेंगे, बिजनेस चलेगा। तो इनको हम एसेट बोलेंगे, क्योंकि ये बिजनेस के हैं, रिसोर्स हैं, बिजनेस के द्वारा कंट्रोल्ड हैं, बिजनेस के द्वारा ओन्ड हैं, और ये बिजनेस को फायदा ही फायदा पहुंचाने वाले हैं। चाहे वो फायदा आज मिले, चाहे वो फायदा फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स के द्वारा मिले, लेकिन मिलेगा तो जरूर। ठीक है, तो तुम्हारे घर में एक कार है ना, कार, एयर कंडीशनर, टीवी, फ्रिज, मोबाइल फोन, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। तो ये जो बिजनेस के पास चीजें हैं, ये जो बिजनेस के पास चीजें हैं, ये बिजनेस के एसेट हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजनेस इनको इस्तेमाल करके इकोनॉमिक बेनिफिट पाएगा। ये सब कुछ बिजनेस के कंट्रोल में है, ये बिजनेस के अधीन है, इनका एक इकोनॉमिक बेनिफिट बिजनेस को मिलेगा ही मिलेगा। लैंड, बिल्डिंग में वो बिजनेस करेगा, मशीनरी को इस्तेमाल करके वो प्रोडक्शन करेगा, फायदा है ना। बिना प्रोडक्शन के तो माल नहीं बनेगा, माल नहीं बनेगा तो सेल नहीं होगी, सेल नहीं होगी तो इनकम नहीं आएगी, इनकम नहीं आएगी तो प्रॉफिट नहीं जनरेट होगा, बिजनेस नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हमारे लिए क्या हैं, एसेट्स। आई बात समझ में? ओके। अब यहां पर थोड़ी सी और डिटेल पढ़ लो तो पता चलता है कि एसेट्स होते हैं तीन प्रकार के। एसेट्स होते हैं तीन प्रकार के। एक होता है फिक्स्ड एसेट, जिसको नॉन करंट एसेट बोलते हैं। एक होता है करंट एसेट, और एक होता है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस, तो एक है फिक्स्ड, करंट, फिक्टिशियस। फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं? फिक्स्ड एसेट वो होते हैं जो बिजनेस में एक साल या एक साल से ज्यादा अवधि के लिए बिजनेस में ही होते हैं, और बिजनेस उसका इस्तेमाल करता रहता है। एक साल या एक साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको हम फिक्स्ड या नॉन करंट बोलते हैं। जैसे कि मैंने एक कार खरीद ली, वो कार अब मैं 5 साल चलाऊंगा तो एक साल से ज्यादा चलेगी, फिक्स्ड एसेट। मैंने एक एसी ले लिया, ये एसी 10 साल चलाऊंगा, एक साल से ज्यादा चलेगा ना, एसी हमारे पास ही रहेगा, फिक्स्ड एसेट। ये टीवी है, ये 5 साल चलाऊंगा, फिक्स्ड एसेट। ये कैमरा है, ये 4 साल चलाऊंगा, फिक्स्ड एसेट। समझे मेरी बात को? तो एनी एसेट विच कैन बी यूज्ड और विच इज यूज्ड इन द बिजनेस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर, एक साल से ज्यादा के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम फिक्स्ड या नॉन करंट बोलते हैं, एक साल से ज्यादा के लिए। इसके उल्टा ऐसे एसेट जिनकी अवधि एक साल के अंदर की होती है, उसको हम करंट एसेट बोलते हैं, या फिर जिनकी वैल्यू में उतार चढ़ाव आता रहता है, बहुत बार ऊपर नीचे होंगे एसेट्स, उनकी वैल्यू बढ़ेगी, कभी घटेगी, बढ़ेगी, घटेगी, और आमतौर पर ये एक साल के अंदर अंदर ही होती है। जैसे कि कैश, आज मेरे पास मेरी जेब में 10 रुपए हैं, कल शायद 20 रुपए हो, परसों शायद 5 रुपए ही रह जाए, क्योंकि बिजनेस है, कैश आएगा, कैश जाएगा, कैश आएगा, कैश जाएगा, उसकी वैल्यू में चेंज होता रहेगा। तो एनी एसेट विच अंडरगोज चेंज इन इट्स वैल्यू, विच इंक्रीजेज और डिक्रीजेज मोर फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, उसको हम करंट बोलते हैं। जैसे कि मेरी दुकान में स्टॉक पड़ा है, सामान पड़ा है मेरी दुकान के अंदर, अब वो सामान आज मैंने खरीदा, कल मैं बेच दूंगा, फिर खरीदूंगा, फिर बेच दूंगा, फिर खरीदूंगा, बेच दूंगा, कुछ पड़ा रहेगा, फिर बेच दूंगा, फिर खरीद लूंगा।
तो स्टॉक आता रहेगा, स्टॉक जाता रहेगा, उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी, उसकी वैल्यू घटती रहेगी, बढ़ती रहेगी, घटती रहेगी। कैश आता रहेगा, कैश जाता रहेगा, कैश आता रहेगा, कैश जाता रहेगा, वैल्यू बढ़ती रहेगी, वैल्यू घटती रहेगी। इन एसेट्स को क्या बोलते हैं? करंट एसेट। यानी कि वो एसेट जो बार बार फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहेंगे बिजनेस के अंदर, कभी बढ़ते रहेंगे, कभी घटते रहेंगे, उनको बोलते हैं करंट एसेट्स। लेकिन फिक्स्ड एसेट में ऐसा नहीं होता। ये टीवी मैंने खरीद लिया तो खरीद लिया, अब तो यूज करूंगा ना, अब कौन सा ये टीवी बढ़ेगा घटेगा, आएगा जाएगा, ऐसा तो है नहीं। ये कैमरा मैंने खरीद लिया तो खरीद लिया, अब इसको मैं यूज करूंगा 10 साल, अब कौन सा ये आता रहेगा जाता रहेगा। तो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में चेंज नहीं आता है, ये बढ़ते घटते नहीं रहते। लेकिन करंट एसेट्स लगातार बढ़ते घटते रहते हैं, इंक्रीज डिक्रीज होते रहते हैं, फ्रीक्वेंटली इनकी वैल्यूज में बदलाव आता है, उनको करंट एसेट बोलते हैं। क्लियर है? लास्ट आता है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स आर नॉट रियल एसेट्स। ये एसेट है नहीं, ये एसेट्स है नहीं। फिक्टिशियस एसेट कोई एसेट नहीं है, हमारा है ही नहीं है एसेट। बस इसलिए इसको हम एसेट बोल देते हैं क्योंकि इसमें डेबिट बैलेंस होता है। अभी तुम्हें शायद समझ ना आए पर कोई बात नहीं, इसमें डेबिट बैलेंस होता है, या फिर ये एसेट फ्यूचर में जाकर हमारे एसेट बनेंगे, कॉन्टिंजेंट एसेट। तो इसको अगर तुम्हें नहीं भी समझ आया ना, अभी ये समझाना भी मुश्किल है इस लेवल पर, और ये समझ आना भी मुश्किल है क्योंकि अभी तुम्हें अकाउंटिंग समझ नहीं आई है, तो इसको हम स्किप कर देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है ना? अभी तुम्हें समझ आया कि एक फिक्स्ड एसेट होते हैं, एक करंट एसेट होते हैं। वो एसेट जो 1 साल से ज्यादा के लिए चलेंगे, वो एसेट जो 1 साल से कम के लिए चलेंगे। फिक्स्ड, करंट, नॉन करंट, करंट। फिक्टिशियस को अभी हमने स्किप कर दिया क्योंकि समझ नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं है इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने का। ओके, जब इसका वक्त आएगा तो हम जरूर समझाएंगे आप। ऐसे ही आते हैं अब लायबिलिटी के ऊपर। व्हाट इज अ लायबिलिटी? लायबिलिटी का मतलब होता है सरल भाषा में उधार। लायबिलिटी का सरल भाषा में मतलब क्या होता है? उधार। मैंने किसी से ऋण ले लिया, मैंने किसी से उधार ले लिया, किसी को मैंने पैसे चुकाने हैं, फ्यूचर में मैंने किसी के पैसे उतारने हैं, तो वो मेरी लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी क्या है? ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब जिम्मेदारी। तो लायबिलिटी क्या है? ऐसी ऑब्लिगेशंस या ऐसे उधार जो मैंने आज ले लिए हैं बिजनेस में, जिनको मुझे फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा, जिनको मुझे फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया? मैंने एक कार खरीदी, कार, लेकिन कार को खरीदने के लिए मैंने बैंक से लोन ले लिया। ठीक है ना? तो कार को खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने बैंक को बोला, बैंक एक काम कर, मुझे लोन दे दे, इस लोन के पैसों से मैं गाड़ी खरीद लेता हूं। तो भाई गाड़ी तो मेरा एसेट हो गया ना, क्योंकि गाड़ी मेरी है, गाड़ी के ऊपर कंट्रोल मेरा है, गाड़ी को इस्तेमाल करके मैं फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स कमाऊंगा, तो गाड़ी तो मेरा एसेट है। लेकिन बैंक लोन ये क्या है? सर ये तो उधार है ना सर के ऊपर, ये तो उधार है, ये तो मेरी जिम्मेदारी है, ये तो मुझे चुकाना पड़ेगा। इसको मैं क्या बोलता हूं? लायबिलिटी। इसको मैं क्या बोलता हूं? लायबिलिटी। तो जब भी एक बिजनेस को फ्यूचर में किसी के पैसे उतारने हैं, फ्यूचर में किसी को पैसे देने हैं, या फिर किसी के लिए कोई काम करना पड़े फ्यूचर में, तो जब तक वो पैसे नहीं उतारोगे, जब तक वो काम कंप्लीट नहीं करोगे, तब तक वो आपकी जिम्मेदारी है, और आपकी जो जिम्मेदारी होती है उसी को हम लायबिलिटी बोलते हैं, उसी को हम लायबिलिटी बोलते हैं। क्लियर है? ओके। अब यहां पर भी वही बात, जो लायबिलिटी होती है वो भी 3 प्रकार की है। एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, एक होती है करंट लायबिलिटी, और एक होती है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी भी उधार है, सर पर बोझ है, किसी के लिए कोई काम करना है। करंट भी एक लायबिलिटी है, बोझ है, उधार है, काम करना है किसी के लिए। कॉन्टिंजेंट भी ऐसा ही है,
क्योंकि ये तो लाइबिलिटी है, सारे बोझ हैं, सारी लाइबिलिटी है, सारे उधार हैं, कोई ना कोई काम करना है फ्यूचर में, कोई ना कोई काम करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे या फिर किसी को पैसे चुकाने पड़ेंगे। नॉन करंट का मतलब है अगर मैंने किसी को पैसे देने हैं, लेकिन पैसे देने हैं आफ्टर 1 ईयर, अगर मैंने किसी को पैसे जो चुकाने हैं वो 1 साल के बाद चुकाने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बैंक को क्या बोला, मैंने बैंक को बोला बैंक मुझे लोन दे दे, ये लोन के पैसे मैं तुझे 5 सालों में चुकाऊंगा, हर महीने तुझे पैसे किश्तों में चुकाऊंगा, ईएमआईज दूंगा, लेकिन 5 साल लगेंगे पूरे पैसे चुकाने में। अब क्योंकि मैं सारे के सारे पैसे 1 साल में तो चुका नहीं सकता, ये पैसे मैं 5 साल में चुकाऊंगा, तो ये जो मेरा बैंक लोन है ये मेरी नॉन करंट लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि मैं इसको 1 साल के बाद उतारूंगा, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। तो अगर मैंने तुमसे उधार ले लिया और मैंने बोला मैं तुम्हें 4 साल के बाद पैसे वापस करूंगा, आज नहीं करूंगा, कल भी नहीं करूंगा, 4 साल लगेंगे पैसे वापस करने में, तो मेरे लिए ये लाइबिलिटी है क्योंकि मैंने तुमसे उधार लिया है, अब तुम्हें पैसे तो देने पड़ेंगे मैंने, तो मैंने जो तुम्हें पैसे देने हैं वो 4 साल के बाद देने हैं, इसको नॉन करंट बोलते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या नॉन करंट लाइबिलिटी। किसी के पैसे अगर तुमने उतारने हैं, किसी को पैसे चुकाने हैं, तुमने जो लोन ले रखा है उस लोन की किस्तें चुकानी है, लेकिन 1 साल के बाद भी ये किस्तें चलेंगी, 1 साल के बाद पैसे उतारने हैं, लॉन्ग टर्म, नॉन करंट। इसी के ऑपोजिट शॉर्ट टर्म, इसी के ऑपोजिट शॉर्ट टर्म या करंट, विद इन 1 ईयर। मैंने बैंक से लोन लिया, मैंने बैंक को बोला 6 महीने में पैसे उतार दूंगा सारे के सारे, चिंता किस चीज की है, बहुत पैसा है मेरे पास 1 साल के अंदर अंदर पैसे चुका दोगे, 6 महीने में पैसे चुका दोगे, 8 महीनों में पैसे चुका दोगे, 10 महीनों में पैसे चुका दोगे, 12 महीनों में पैसे चुका दोगे, 1 साल के अंदर अंदर अगर किसी के पैसे चुका दोगे, अपनी लाइबिलिटी को उतार दोगे, अपनी जिम्मेदारी समाप्त कर दोगे, इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म करंट लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म 1 साल के बाद, शॉर्ट टर्म 1 साल के अंदर अंदर ही पैसे चुका दोगे। फिर आता है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी भी कोई एक्चुअल लाइबिलिटी नहीं है, ये कोई एक्चुअल लाइबिलिटी नहीं है, ये एक फ्यूचर लाइबिलिटी है, यानी कि ये हमारी आज की लाइबिलिटी नहीं है। आज हमने किसी के पैसे नहीं देने, हमने कल भी किसी के पैसे नहीं देने, हमने 1 साल में भी किसी के पैसे नहीं देने, हमने 5 साल में भी किसी के पैसे नहीं देने, हमने देने किसी के पैसे नहीं है, लेकिन शायद देने पड़ सकते हैं, देने नहीं है लेकिन देने पड़ सकते हैं, देने हैं, 5 साल में देने हैं, 4 साल में देने हैं, 3 साल में देने हैं, देने हैं, 1 साल के अंदर अंदर पैसे देने हैं, देने नहीं है, एक्चुअली कोई लायबिलिटी नहीं है, देने तो नहीं है, पर किसी भी कारण से देने पड़ सकते हैं, देने पड़ सकते हैं। अब तुम्हारा एक दोस्त है, ठीक है, तुम्हारा दोस्त एक गाड़ी खरीद के लेके आया, तुमने गाड़ी नहीं खरीदी, तुम्हारे दोस्त ने खरीदी, तुम्हारे दोस्त ने गाड़ी खरीदी, गाड़ी खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, वो लोन लेने चला गया बैंक से, बैंक ने तुम्हारे दोस्त को गाड़ी खरीदने के लिए लोन तो दे दिया, लेकिन बैंक ने तुम्हारे दोस्त को बोला कि एक गारंटर लेके आओ, एक गारंटर लेके आओ जो तुम्हारी गारंटी लेगा, मतलब अगर तुम लोन नहीं चुका पाओगे तो तुम्हारा दोस्त लोन चुकाएगा, गारंटी लेके आओ। तो क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त था, घनिष्ठ मित्रता थी, तो तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें बोला यार एक काम कर, गाड़ी लेनी है यार, मैं पैसे चुका दूंगा, है मेरे पास पैसे, मैं दे दूंगा, बस बैंक की एक फॉर्मेलिटी है, एक साइन कर दे, गारंटी साइन कर दे। तो तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें कहा तुम साइन कर दो गारंटी के ऊपर, तुमने साइन कर दिए गारंटी के ऊपर, यानी कि तुमने बैंक को बोला कि अगर दोस्त पैसे नहीं चुकाएगा तो मैं चुकाऊंगा। अब अगर दोस्त पैसे चुकाता रहे, अगर दोस्त सारी किस्तें चुकाता रहे, देते रहे पैसे, बैंक को देते रहे, तो तुम्हारे से बैंक मांगेगा पैसे? तुम्हारे से क्यों मांगेगा? दोस्त पैसे दे तो रहा है बैंक को,
सारी किस्तें चुका रहा है, सारी ईएमआई भर रहा है, बैंक को टाइम टू टाइम पैसे मिल रहे हैं, बैंक तुम्हें थोड़ी फोन करेगा पैसे मांगने के लिए। लेकिन अगर तुम्हारे दोस्त ने डिफॉल्ट कर दिया, तुम्हारा दोस्त अगर बैंक को लोन नहीं चुकाता, तो फिर बैंक तुमसे मांगेगा पैसे कि आओ, तुमने गारंटी ली थी अपने दोस्त की, इधर आओ, कहां गए, इधर आओ, चुकाओ पैसे। तो तुम्हारे सर पर कोई लायबिलिटी थी नहीं, तुम्हारे सर पर कोई लायबिलिटी नहीं थी। पर अगर तुम्हारा दोस्त किस्तें देने से मुकर जाए, तुम्हारा दोस्त अगर बैंक को लोन चुकाने से डिफॉल्ट कर दे, तो तुम्हारे सर पर लायबिलिटी पड़ जाएगी ना, तो पड़ जाएगी, अदरवाइज थोड़ी पड़ेगी। तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है? अगर तुमने किसी के लिए कोई गारंटी दे दी है, अगर फ्यूचर में कोई ऐसा काम हो जाए जिसके कारण तुम फंस जाओ और तुम्हारे सर पर उधार आ जाए, तुम्हारे सर पर ऑब्लिगेशन टू पे आ जाए, तुम्हारे सर पर लायबिलिटी पड़ जाए, तो आज तो लायबिलिटी नहीं है ना, फ्यूचर में बन सकती है, आज नहीं है, फ्यूचर में बन सकती है। तो ऐसी लायबिलिटी को कॉन्टिंजेंट बोलते हैं। इट इज नॉट एन एक्चुअल लायबिलिटी। आज तुमने किसी के पैसे नहीं देने, पर अगर तुम्हारा दोस्त डिफॉल्ट करेगा तो तुम्हें देने पड़ेंगे। कंडीशनल गारंटी, कंडीशनल लायबिलिटी, इसको बोलते हैं कॉन्टिंजेंट। समझ आई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आई तो कोई बात, डोंट वरी, धीरे धीरे अकाउंटिंग समझ आएगी, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे। ओके, आगे चलते हैं। वेरी सिंपल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? ये बिजनेस है, ये बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन बिजनेस में जो पूंजी लगाता है, बिजनेसमैन जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगाता है, जो पैसे बिजनेसमैन बिजनेस में देता है, उसको कैपिटल बोलते हैं। सो व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इन द बिजनेस, इन द बिजनेस। तो अलग सर ने फिजिक्स वाला को शुरू करने के लिए पूंजी लगाई है, पैसे दिए होंगे, है ना। अंबानी साहब ने रिलायंस कंपनी शुरू करने के लिए पैसे लगाए होंगे, इन्वेस्ट किए होंगे, इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो बिजनेसमैन जब अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है, बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसे लगाता है, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। और जरूरी नहीं है कि एक बार पैसे लगा दिए तो काम खत्म हो गया। बिजनेस में और भी पैसे चाहिए होंगे फ्यूचर में, बिजनेस को बड़ा करना है, बिजनेस को ग्रो करना है, तो धीरे धीरे कभी कभी बिजनेस को और पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो बिजनेस को पैसे कौन देता है? बिजनेसमैन। तो जब जब बिजनेसमैन बिजनेस को पैसे देगा, जब जब बिजनेसमैन बिजनेस को पैसे देगा, हम क्या बोलेंगे? कैपिटल आया, कैपिटल आया, कैपिटल आया। तो कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इनटू हिज बिजनेस टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं है एक बार डाल के खत्म, टाइम टू टाइम। अब आते हैं सेल। सेल क्या होती है? सेल का मतलब क्या होता है? हम बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस करेंगे तो दुकान में से सामान बेचेंगे, तो दुकान में से जब सामान बेचते हैं उसको सेल बोलते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस थोड़ी है। तो जब हम कोई सामान या सर्विस बेचते हैं तो उसको हम सेल बोलते हैं, सेल। तो ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा कस्टमर है, कस्टमर हमारे पास आया, हमने उसको सामान बेचा, इसको क्या बोलते हैं? सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इसको बोलते हैं सेल। और सेल हमारे लिए इनकम है। सेल हमारे लिए क्या है? इनकम, पैसा कमाने का तरीका, पैसा कमाने का जरिया। सेल हमारे लिए क्या है? इनकम। ठीक है, ओके हो गया। फिर आते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू भी क्या है? इनकम। अरे वाह, रेवेन्यू को भी क्या बोलते हैं? इनकम। एक बिजनेस सिर्फ सामान बेचकर पैसे नहीं कमाता, सिर्फ सर्विसेज बेचकर पैसे नहीं कमाता, और भी बड़े तरीके हैं पैसे कमाने के, और भी बड़े तरीके हैं। बिजनेस कमीशन भी कमा सकता है, दलाली करके कमीशन कमा सकता है। बिजनेस इंटरेस्ट इनकम जनरेट कर सकता है, पैसे बैंक में एफडी के तौर पर जमा कर दो, बैंक आपको इंटरेस्ट देगा, तो इंटरेस्ट भी एक इनकम है, कमीशन भी एक इनकम है, डिविडेंड भी एक इनकम है, रॉयल्टी भी एक इनकम है, रेंट भी एक इनकम है। तो बिजनेस जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ सामान बेच बेच कर पैसा कमाएगा।
बिजनेस तो और भी बड़े सारे काम करके पैसा कमा सकता है। तो जहां से भी बिजनेस पैसा कमाएगा, जिस भी तरह की इनकम बिजनेस को होगी, उसको हम रेवेन्यू बोलेंगे। तो सेल एक इनकम है, तो क्या सेल रेवेन्यू है? हाँ, सेल रेवेन्यू है। रेंट इनकम है, किराया मिलना इनकम है, तो क्या इनकम रेवेन्यू है? हाँ, इनकम रेवेन्यू है। तो रेंट इनकम है, रेंट रेवेन्यू है। सेल इनकम है, सेल रेवेन्यू है। कमीशन इनकम है, कमीशन रेवेन्यू है। इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट रेवेन्यू है। डिविडेंड इनकम है, डिविडेंड रेवेन्यू है। रॉयल्टी इनकम है, रॉयल्टी रेवेन्यू है। सेल भी रेवेन्यू है और बाकी सारे इनकम भी रेवेन्यू है। रेवेन्यू मतलब कमाई, रेवेन्यू मतलब कमाई, कमाने का जरिया। सबसे बड़ा कमाने का जरिया क्या होता है? सेल। और फिर छोटे छोटे जरिए होते हैं कमाने के, अदर रेवेन्यूज। तो मेन रेवेन्यू सेल, अदर रेवेन्यूज कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, रेंट एक्सेट्रा। क्लियर? ओके। इनकम का ऑपोजिट क्या होता है? खर्चा, एक्सपेंस। इनकम का ऑपोजिट क्या होता है? खर्चा, एक्सपेंस। अब खर्चा भी तो करेगा बिजनेस, कि खर्चा नहीं करेगा? अब पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला तुम्हारे को सर्विस दे रहा है, तुमसे पैसे ले रहा है ना? कईयों को फ्री में भी दे रहा है और पेड बैच भी है। अब तुम्हें अगर पेड बैच हमने दिया तो तुमसे हमने पैसे कमाए, फीस फ्रॉम स्टूडेंट। ये फिजिक्स वाला के लिए क्या है? इनकम, रेवेन्यू, सेल, इनकम। लेकिन सिर्फ इनकम थोड़ी है, तुम्हें तो सिर्फ इनकम नजर आ रही है, सिर्फ इनकम थोड़ी है, इसके पीछे खर्चे भी तो हैं। अब फिजिक्स वाला को पहले टीचर को सैलरी देनी पड़ेगी, हम जैसे टीचर्स को सैलरी देंगे तभी तो हम कंटेंट रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है? फिर इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, टेलीफोन इंटरनेट का खर्चा, बिल्डिंग का किराया, ठीक है ना? तुम्हारे को बुक्स भेज रहे हैं, प्रिंटिंग का खर्चा बुक्स का, फिर तुम्हारे टेस्ट चेक हो रहे हैं, टेस्टिंग का खर्चा, फिर पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आईटी टेक्नोलॉजी, उसका खर्चा, डेवलपर बैठे हैं उसका खर्चा, वीडियो एडिटर है उसका खर्चा। समझ रहे हो? डाउट पोर्टल को सॉल्व करने के लिए जो पीछे हमने एक्सपर्ट रखे हैं उनका खर्चा। अरे बड़ा खर्चा है भाई, बड़ा खर्चा है। खर्चा, एक्सपेंस। तो बिजनेस जब भी कोई इनकम जनरेट करता है, उस इनकम को जनरेट करने के लिए उसके पीछे खर्चे भी होते हैं। खर्चे को हम बोलते हैं एक्सपेंस, और एक्सपेंस होती है कॉस्ट। जैसे कि रेंट, किराया देना पड़ेगा, सैलरी वेजेस देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट, अगर हमने लोन ले रखा है तो लोन पे हम इंटरेस्ट चुकाएंगे, कॉस्ट ऑफ हीटर, लाइटिंग, वाटर, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। बहुत खर्चे होते हैं। तो बिजनेस को चलाने के लिए हम जो भी खर्चा करते हैं उसको एक्सपेंस बोलते हैं। तो एक तरफ हो गई इनकम, एक तरफ हो गया एक्सपेंस। अब अगर अकाउंटिंग पीरियड तो हमें पता है, ये हम कर चुके हैं, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, इट इज ऑलरेडी डन। अब अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट तो हमें पता है कैसे निकलेगा, बचपन में सीखा था हमने प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एसपी माइनस सीपी इज प्रॉफिट, सीपी माइनस एसपी इज लॉस। मैथ्स में सीखा था 5वीं 6ठी क्लास के अंदर, है ना? बस इसी फॉर्मूले में सेलिंग प्राइस की जगह पर लिख दो रेवेन्यू, क्योंकि हमारी इनकम है, रेवेन्यू मतलब इनकम। अब इनकम में से अगर मैं एक्सपेंस माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। इनकम में से अगर मैं एक्सपेंस माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। अब मान लो मैंने 100 रुपए की इनकम कमाई, लेकिन 80 रुपए का खर्चा हो गया, तो 20 रुपए का प्रॉफिट। सो व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। तो एक साल भर में, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, एक साल एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हमने टोटल कितनी इनकम करी? 100 रुपए। हमारा टोटल कितना खर्चा हुआ? 80 रुपए। तो इनकम माइनस एक्सपेंस, 100 माइनस 80, 20 रुपए का हमारा है प्रॉफिट। अगर इसी को उल्टा कर दूं तो बन जाएगा लॉस। लॉस क्या होता है? लॉस होता है
सीपी माइनस एसपी। सीपी को क्या बोलते हैं? एक्सपेंस कॉस्ट, माइनस एसपी को क्या बोलते हैं? रेवेन्यू या इनकम। रेवेन्यू या इनकम। खर्चा हुआ 100 रुपए का, कमाई हुई 80 रुपए की, तो लॉस हो गया ना 20 रुपए का। तो जब हमारे खर्चे हमारी कमाई से ज्यादा होंगे तो लॉस, और जब हमारी कमाई हमारे खर्चे से ज्यादा होगी तो प्रॉफिट। ये तो बच्चों का काम है सर, ये तो हमें आता है, बहुत अच्छी बात है। फिर आता है गेन। गेन और प्रॉफिट में कोई खास अंतर नहीं है। गेन का मतलब भी मुनाफा है, प्रॉफिट का मतलब भी मुनाफा है, दोनों ही मुनाफा है। लेकिन प्रॉफिट होता है बिजनेस एक्टिविटी से, प्रॉफिट होता है बिजनेस एक्टिविटी से, धंधे से, काम करके, धंधा करके, काम करके, मेहनत करके जब आप मुनाफा कमाते हो उसको आप प्रॉफिट बोलते हो। लेकिन बिना काम किए, बैठे बिठाए अगर आपको मुनाफा हो जाए तो उसको हम गेन बोलते हैं। इसमें एफर्ट लगता है, मेहनत लगती है, काम करना पड़ता है, दिन रात सुबह शाम काम करोगे, धंधा चलाओगे, दुकानदारी करोगे, तो जो मुनाफा कमाओगे, इनकम माइनस एक्सपेंस, वो प्रॉफिट होगा। लेकिन बैठे बिठाए फायदा हो जाए, बैठे बिठाए तुमने लॉटरी की टिकट खरीदी, लॉटरी निकल आई 1 करोड़ रुपए की, फायदा हो गया, मेहनत तो है नहीं, गेन। तुमने 1 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी, वो 1 करोड़ की जमीन 1.5 करोड़ रुपए में बेच दी, फायदा हो गया, 50 लाख रुपए का, गेन। मेहनत नहीं है, लेकिन बिना मेहनत के भी अगर आपने कोई प्रॉफिट कमा लिया तो उसको हम गेन बोलते हैं। है तो दोनों ही इनकम, है तो दोनों ही प्रॉफिट, है तो दोनों ही मुनाफा। ये मेहनत करके, बिजनेस करके, ये बिना मेहनत के। ओके, लॉस हमें समझ आ गया। अब आते हैं गुड्स के ऊपर। बस थोड़ा सा रह गया बेटे। अब आते हैं गुड्स के ऊपर, बस 15-20 मिनट और फिर खत्म कहानी, फिर तुम बन गए चैंपियन। गुड्स क्या होता है? जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस में हम कोई ना कोई सामान तो खरीदेंगे, बेचेंगे। जैसे कि अगर मान लो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान का काम करता हूं, मतलब मैं टीवी खरीदता हूं, बेचता हूं, एसी खरीदता हूं, बेचता हूं, फ्रिज खरीदता हूं, बेचता हूं, मोबाइल फोन्स खरीदता हूं, बेचता हूं, हीटर खरीदता हूं, बेचता हूं, पंखे, कूलर, एसी खरीदता हूं, बेचता हूं। तो मेरे लिए ये एसी, टीवी, फ्रिज, पंखा, कूलर, वॉशिंग मशीन, ये क्या है? ये गुड्स है, क्योंकि मेरा काम ही इनको खरीद के बेचने का है। मेरा काम क्या है? इनको खरीदो, इनको बेचो। तो गुड्स क्या होते हैं? जिसको हम अपनी दुकान में खरीदते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग। तो जब हम कोई सामान खरीद के लाए बेचने के लिए, उसको गुड्स बोलते हैं। तो गुड्स क्या होता है? गुड्स होता है हम किसी भी सामान को जब अपने बिजनेस में लाएंगे, परचेज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ सेल, तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं गुड्स। समझे? एक स्टेशनरी की दुकान है, उसके अंदर कॉपी, पेन, पेंसिल, बुक्स, इरेजर, स्केल, स्टेशनरी आइटम, क्या है ये? गुड्स। एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, डिपार्टमेंटल स्टोर जिसमें आटा, दाल, चीनी, चावल, चिप्स, चॉकलेट, पेप्सी, कोक, ये सारी चीजें खरीद के बेची जाती हैं। तो ये सब क्या है? गुड्स। एक कपड़े का व्यापारी है जो कपड़े खरीद के कपड़ों को बेचता है, टी शर्ट बेचता है, शर्ट्स बेचता है, अंडरगारमेंट्स बेचता है, पैंट कोट बेचता है, ये क्या है? गुड्स। समझ गए? इजी? ठीक है। तो गुड्स होते हैं वो सामान जिसके अंदर बिजनेस डील करता है, जिसकी सेलिंग एंड परचेजिंग होती है, सामान खरीद के बेचा जाता है, तो उन सामानों को क्या बोलते हैं? गुड्स। ठीक है, ओके। फिर आते हैं ड्राइंग्स। बड़ा सिंपल सा है ड्राइंग्स। एक होता है बिजनेस और एक होता है
बिजनेसमैन। बिजनेसमैन जब बिजनेस में पैसे लगाता है तो हम तो उसको बोलते हैं सर उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया। बिजनेस में जब वो पैसे लगाता है बिजनेस चलाने के लिए तो वो पैसे इन्वेस्ट करता है, उसको बोलते हैं कैपिटल। लेकिन बिजनेसमैन ने अपना घर भी तो चलाना है। सारा सारा दिन वो दुकान में बैठा रहता है, सारा सारा दिन वो दुकान में बैठकर काम करता है, सारा सारा दिन मेहनत करता है। तो पैसे कौन कमा रहा है? बिजनेस कमा रहा है पैसे, बिजनेस। लेकिन जिंदगी तो बिजनेसमैन को जीनी है, बिजनेस तो जिंदगी नहीं जीता। बिजनेस तो नॉन लिविंग एंटिटी है। लिविंग एंटिटी कौन है? बिजनेसमैन। भाई बिजनेसमैन के बीवी के खर्चे भी हैं, बिजनेसमैन के खुद के खर्चे भी हैं, बिजनेसमैन की बच्चों के खर्चे भी हैं, बिजनेसमैन की पर्सनल लाइफ है। तो बिजनेसमैन अपने खर्चे कैसे करेगा? सारा पैसा तो बिजनेस के पास है, सारा तो कमाई बिजनेस ने करी है, सारी इनकम, सारे प्रॉफिट, सारे खर्चे, सारी कमाई बिजनेस की है। बिजनेसमैन की जेब में तो कुछ भी नहीं है, तो बिजनेसमैन अपना घर कैसे चलाएगा? वो यहीं से तो पैसा निकालेगा। तो यहां से जब पैसा बिजनेसमैन निकालेगा और अपने पर्सनल पर्पस के लिए, अपनी निजी जीवन के लिए, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, अपने पर्सनल पर्पस के लिए जब भी बिजनेसमैन बिजनेस में से पैसा निकालेगा तो उसको बोलेंगे उसने ड्राइंग्स करी हैं। क्या करी हैं? ड्राइंग्स करी हैं। ड्राइंग्स। सो ड्राइंग्स क्या होती हैं? बिजनेसमैन जब अपनी ही दुकान में से कभी 100 रुपए निकाल ले, कभी 500 रुपए निकाल ले, कभी बीवी ने पैसे मंगाए हैं, कभी बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, कभी गाड़ी में तेल डलाना है, कभी गोवा घूमने जाना है, नए कपड़े खरीदने हैं, नए जूते खरीदने हैं, घर का किराया देना है, घर का राशन पानी का खर्चा करना है। तो ये खर्चे के लिए जब बिजनेसमैन अपनी ही दुकान में से पैसा निकाल के, अपनी ही दुकान में से पैसा निकाल के, अपनी ही दुकान में से पैसा निकाल के घर लेके जाएगा तो क्या बोलेंगे? उसने ड्राइंग्स करी, ड्राइंग्स करी, ड्राइंग्स करी। तो कैपिटल वो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, ड्राइंग्स वो बिजनेस में से निकालता है, विड्रॉ करता है पैसे, विड्रॉ। ओके, लास्ट कॉन्सेप्ट, डेटर एंड क्रेडिटर। समझो, डेटर एंड क्रेडिटर। ए ने बी को सामान बेचा, 10,000 रुपए का सामान बेचा ए ने बी को। तो ए कौन? सेलर। बी कौन? बायर। ए ने बी को सामान बेच दिया। बी ने ए को बोला मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, आई डोंट हैव मनी टू पे यू, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कल दूंगा पैसे, 1 हफ्ते के बाद दूंगा पैसे, 1 महीने के बाद दूंगा पैसे, आज नहीं है मेरे पास पैसे, मुझे सामान दे दे, आई विल पे यू आफ्टर 1 मंथ। बी कहता है ए को मैं पैसे आज नहीं दूंगा, मैं फ्यूचर में पैसे दूंगा, फ्यूचर में। तो बी है डेटर। कौन है? डेटर। बी है डेटर। डेटर कौन होता है? जिसने फ्यूचर में पैसे चुकाने हैं, इसने पैसे देने हैं। तो डेटर कौन है? जो पैसे देगा फ्यूचर में, आज नहीं देगा, फ्यूचर में देगा। तो बी ने पैसे देने हैं ना, तो बी कौन? डेटर। डेटर कौन होता है? जो फ्यूचर में पैसे अदा करेगा, फ्यूचर में पैसे चुकाएगा, फ्यूचर में पैसे देगा, डेटर। डेटर। ए कौन है? क्रेडिटर। क्रेडिटर माने जिसको पैसे मिलेंगे, जिसको पैसे मिलेंगे, फ्यूचर में मिलेंगे, फ्यूचर में। तो इसने पैसे लेने हैं, इसने पैसे देने हैं, ये डेटर, ये क्रेडिटर। समझ आई बात? इसने पैसे चुकाने हैं, इसने पैसे देने हैं, फ्यूचर में इसने पैसे देने हैं। तो ये बोझ में दबा हुआ है, ये बोझ में दबा हुआ है, इसके सर पर भार है। जब तक ये पैसे नहीं देगा
तब तक इसका भार हल्का नहीं होगा, तो ये दबा हुआ है, इसको बोलते हैं डेटर। ये दबा नहीं हुआ, इसने तो पैसे लेने हैं, इससे पैसे लेने हैं, तो ये कौन है? क्रेडिटर। ये कौन है? डेटर। तो डेटर होता है जिसने पैसे देने हैं, क्रेडिटर होता है जिसने पैसे लेने हैं। ओके हो गया? सही है यहां तक? ओके सर। अब लास्ट बात पर आते हैं हम आज के लिए। लास्ट की एक बात और समझ लो जाते जाते, बस आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, लास्ट कुछ और 5-7 मिनट पढ़ लो। रिलेशन बिटवीन अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। रिलेशन, अकाउंटेंसी तो हमें पता है क्या है, अकाउंटेंसी तो सब्जेक्ट है। जो हमारे को ये सारी शिक्षा मिल रही है ना, ये सारी जो हमारे को नॉलेज मिल रही है, ये अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर मिल रही है। अकाउंटेंसी तो सब्जेक्ट है, ठीक है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब अकाउंटिंग ये सारा बिजनेस के अंदर जो हिसाब किताब रखना है ना, उसका एक प्रोसेस समझाती है। तो अकाउंटिंग एक प्रक्रिया है, काम करने का तरीका, काम करने का ढंग। अकाउंटिंग हमारे को बिजनेस का रिकॉर्ड रखने का एक तरीका है, तरीका, प्रोसेस, मेथड, प्रक्रिया, काम करने का ढंग, जो हमें कहां से सीखने को मिलता है? अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट से मिलता है, अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट से। अब बुक कीपिंग, बुक कीपिंग इसी प्रोसेस का एक पार्ट है। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस, पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस। जैसे कि एक मेरी बात को समझना, आराम से समझ आ जाएगा। आप बच्चों को कंफ्यूजन पता नहीं क्यों होती है इसके अंदर, क्योंकि आपको ढंग से समझाया नहीं जाता, इसलिए कंफ्यूजन होती है। देखो, मैंने एक पिक्चर बनाई, 3 घंटे की मूवी बनाई, पिक्चर, शाहरुख खान को लिया और पिक्चर बना रही। तो ये पूरी जो पिक्चर है इसको क्या बोलते हैं? ये पूरी जो पिक्चर है इसको क्या बोलते हैं? फिल्म, मूवी। लेकिन ये अपने आप तो नहीं बनी, एक ही बारी में तो नहीं बनी, इसके पीछे बहुत सारे प्रोसेस हैं, इसके पीछे बहुत सारे प्रोसेस हैं। इसके पीछे एक स्टोरी टेलर है, राइटर है, स्क्रिप्ट लिखता है जो, इसके पीछे एक डायरेक्टर है जो डायरेक्शन देता है, इसके पीछे एक प्रोड्यूसर है जो प्रोडक्शन करता है, इसके पीछे लाइटमैन, कैमरा है, समझ रहे हो? इसके पीछे एक म्यूजिक देने वाला कंपोजर है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर है, फिर ऑडियंस है जो देखेगी। तो पिक्चर एक प्रोडक्ट निकल के आया है, लेकिन वो पीछे, उसके पीछे एक प्रोसेस है। तो अकाउंटिंग भी एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग क्या है? प्रोसेस, जिससे हमें क्या मिलेगा? हिसाब किताब मिलेगा बिजनेस का। लेकिन वो प्रोसेस अकेले एक पिक्चर की तरह नहीं है कि सिर्फ एक पिक्चर है, वो एक, उसके पीछे की प्रोसेस भी तो है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर भी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, डायरेक्शन है, स्क्रिप्ट है, एडिटर है, कंपोजर है, प्रोड्यूसर है, लाइटमैन, कैमरा है। ऐसे ही अकाउंटिंग जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का ही एक और पार्ट है बुक कीपिंग। बिना बुक कीपिंग के अकाउंटिंग नहीं हो सकती। बिना एडिटर के, बिना स्क्रिप्ट के, बिना स्टोरी के, बिना डायरेक्टर के, बिना प्रोड्यूसर के, बिना एक्टर के, बिना कंपोजर के एक पिक्चर नहीं बन सकती। वैसे ही बिना बुक कीपिंग के अकाउंटिंग नहीं हो सकती। बिना बुक कीपिंग के अकाउंटिंग नहीं हो सकती। बुक कीपिंग एक सबसे छोटा पार्ट है अकाउंटिंग प्रोसेस का, यानी कि सबसे पहले जो तुम करोगे वो बुक कीपिंग करोगे, बाद में तुम अकाउंटिंग करोगे। सो अकाउंटिंग एक बड़ा प्रोसेस है, उसी प्रोसेस का छोटे सा छोटा पार्ट बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग के अंदर हम रिकॉर्ड को बनाते हैं। बुक कीपिंग को ही हम रिकॉर्ड कीपिंग बोलते हैं। बुक कीपिंग को हम रिकॉर्ड कीपिंग बोलते हैं, मतलब बुक्स बनाना, बुक्स लिखना, रिकॉर्ड बनाना, रिकॉर्ड क्रिएट करना, डेटा क्रिएट करना, डेटा रिकॉर्ड करना, उसको बुक कीपिंग बोलते हैं।
एक बार तुमने डेटा रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद तो डेटा को तुम इंटरप्रेट करोगे, एनालाइज करोगे, है ना। पर डेटा बनाना तो पड़ेगा पहले। डेटा बनाने को हम क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। पहली स्टेज अकाउंटिंग प्रोसेस की क्या है? बुक कीपिंग। जब बुक कीपिंग तुम्हारे को रिकॉर्ड बनाकर दे देगी, उसके ऊपर तुम और नॉलेज और स्किल लगाकर एनालाइज करोगे, इंटरप्रेट करोगे, समझोगे कि हुआ क्या है बिजनेस के अंदर, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग। ठीक है, आई बात समझ में? ओके हो गया। चलो, अब बुक कीपिंग जो हमें करनी है, यानी कि जो हमें रिकॉर्ड बनाने हैं, रिकॉर्ड डेटा क्रिएट करना है, डेटा क्रिएशन, बुक्स बनाना, उसको बुक्स को बनाने के लिए हमारे पास एक सिस्टम है। बुक्स बनाने के लिए हमारे पास एक सिस्टम है, उसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। उसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम जो है वो हमारे बुक्स बनाने का एक तरीका है, रिकॉर्ड क्रिएट करने का, डेटा बनाने का एक तरीका है। ठीक है, वो किस सिस्टम पर निर्धारित है? डबल एंट्री सिस्टम पर। और डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है? डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के अंदर दो एस्पेक्ट होंगे, एक डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा। हम डेबिट को भी रिकॉर्ड करेंगे, हम क्रेडिट को भी रिकॉर्ड करेंगे। क्या बोला? अकाउंटेंसी सब्जेक्ट, जिसको पढ़ता कौन है? अकाउंटेंट। अकाउंटेंट एक प्रोसेस लगाएगा, अकाउंटिंग प्रोसेस, जिससे वो बिजनेस के रिकॉर्ड मेंटेन करके हिसाब किताब करेगा। लेकिन अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर एक छोटा पार्ट है बुक कीपिंग। सबसे पहला काम बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब है रिकॉर्ड बनाना, डेटा क्रिएट करना। डेटा क्रिएट करने के लिए हमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का एक सिस्टम है, जिसको क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। और डबल एंट्री सिस्टम हमें क्या बोलता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है, तो रिकॉर्ड करते समय दो काम करने हैं, एक डेबिट करना है, एक क्रेडिट करना है। आई बात समझ में कि नहीं आई? हाँ सर, आ तो गई है बात समझ में। देखो, बस खत्म, 5 मिनट और। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट अकाउंटेंट पढ़ेगा, अकाउंटेंट बनेगा। अकाउंटेंट करेगा क्या? अकाउंटेंट करेगा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग प्रोसेस का एक पार्ट है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। बुक कीपिंग का मतलब होता है डेटा क्रिएट करना, रिकॉर्ड बनाना। लेकिन डेटा क्रिएट और रिकॉर्ड बनाने के लिए हमारे को ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। अब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करना है? उसके लिए एक सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम। और डबल एंट्री सिस्टम हमारे को क्या बताता है कि हर ट्रांजैक्शन जिसको हमें रिकॉर्ड करना है, डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से हर ट्रांजैक्शन के अंदर दो पहलू हैं, एक डेबिट है और एक क्रेडिट है। खत्म, बस ये है हमारा सब्जेक्ट अकाउंटिंग का। हर ट्रांजैक्शन के अंदर एक डेबिट है, एक क्रेडिट है। जैसे एक कॉइन के अंदर एक हेड्स होता है, एक टेल्स होता है। तुमने कभी पूछा हेड्स क्यों होता है, टेल्स क्यों होता है? पूछा कभी तुमने किसी से? आओ टॉस करे टॉस करे टॉस करे, हेड्स टेल्स, पूछा तुमने कभी कि दो ही क्यों होते हैं, हेड्स और टेल्स? तीसरा क्यों नहीं होता? चौथा क्यों नहीं होता? पांचवा क्यों नहीं होता? एक क्यों नहीं होता? दो क्यों होते हैं हमेशा, हेड्स टेल्स? ऐसे ही
अकाउंटिंग की भाषा के अंदर भी दो नियम हैं, दो ही नियम हैं, दो पहलू हैं, दो एस्पेक्ट हैं, दो नजरिए हैं। एक डेबिट है, एक क्रेडिट है। जितना डेबिट है उतना क्रेडिट है। बोलो फिर से एक बार, जाते जाते फिर से। हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे डबल एंट्री सिस्टम से। डबल एंट्री सिस्टम कहता है हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू हैं, दो नियम हैं, दो एस्पेक्ट हैं, दो कानून हैं, दो नजरिए हैं। एक डेबिट है, एक क्रेडिट है। एक डेबिट है, एक क्रेडिट है। और जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो बुक कीपिंग हम करेंगे डबल एंट्री सिस्टम पर। डबल एंट्री सिस्टम कहता है हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय एक डेबिट, एक क्रेडिट। और जितना डेबिट उतना ही क्रेडिट डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है। तो डबल एंट्री हमारा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। डबल एंट्री डुअल एस्पेक्ट को फॉलो करता है कि हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। और जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। जितना डेबिट होगा उतना ही इक्वल क्रेडिट होगा। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। चलो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए इतना ही। इसको एक बार रिवाइज कर लेना। आई होप आपको अकाउंटिंग की भाषा समझ आई होगी। आपको यह समझ आया होगा कि यह सब्जेक्ट आपको क्या करने वाला है, आपको अकाउंटेंट बनाने वाला है। और आप किसी भी बिजनेस की हिसाब रखोगे, किसी भी बिजनेस का लेखा जोखा मेंटेन करोगे, हिसाब किताब मेंटेन करोगे, अकाउंटिंग करोगे। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में फिर से आपसे मुलाकात होगी इसी चैनल पर और हम जानेंगे इसके अगले टॉपिक के अंदर कि कैसे हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और कैसे धीरे धीरे एक अकाउंटेंट बिजनेस की अकाउंटिंग करता है, बिजनेस का रिकॉर्ड बनाता है। तो आई होप आपको सभी को बहुत बढ़िया लगा होगा मेरे से पढ़कर और इसी चैनल पर बने रहेंगे। और भी आने वाले वन शॉट्स के अंदर आपको और बहुत अच्छे तरीके से यही शिक्षा प्रदान की जाएगी और फिर बहुत अच्छे तरीके से आप अकाउंटेंट बनोगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।